अस्सलाम वालेकुम। चैनल 99 पर प्रोग्राम है हेल्थ इज़ लाइफ और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे और उसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज में गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिन मौज़ूआत का इंतखाब किया है वो है रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन बैक एक एंड नी पेन, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे रिसर्च के हवाले से भी। और इन दोनों मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए आज हमने मदऊ किया है हमारी बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर ज़ैनब अकील ख़ान, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट एंड रिसर्च लीड एओ हॉस्पिटल कराची। तो आइए दोस्तों, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे शो में तशरीफ़ लाईं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कमर दर्द और घुटनों में दर्द जो है वो आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसकी शिकायत हैं, तो एज़ फिजियोथेरेपिस्ट आप इन दोनों शिकायत को कैसे देखती हैं? देखिए, ये जो आपने सवाल किया ये एक बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन है। सबसे पहले तो अगर हम जैसे सिर्फ और सिर्फ नी की बात करें और नी के पेन की बात करें, तो अगर हम उसको कैटेगराइज करें तो जो हमारी पॉपुलेशन के अंदर यानी कि जो पाकिस्तानी हमारे लोग हैं, अगर उनके अंदर देखते हैं तो वो उसका जो सबसे बड़ा कॉज है वो एजिंग है। कि मतलब उम्र के साथ साथ जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही होती है, जैसे कि हमारा आँखों के ऊपर कोई हमारी आई साइड वीक हो रही होती है, हमारे बाल झड़ रहे होते हैं, वैसे हड्डियों के ऊपर भी कुछ असरात हैं हमारी उम्र के। तो उनमें से एक असर ये है कि जो है जो बीच में जोड़ के एक हड्डी और दूसरी हड्डी के बीच में जो चिकनी हड्डी लगी हुई होती है वो घिस रही होती है उम्र के साथ साथ, तो उसको हम कहते हैं अपनी ज़बान में ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो नी जॉइंट की अगर बात करें तो सबसे बड़ी वजह दर्द में होने की वही होती है कि जो है अगर जैसे चिकनी हड्डी किसी की घिस जाए तो हड्डियाँ आपस में टकराने लग जाती हैं घुटने की और एक दूसरे के ऊपर रगड़ने लग जाती हैं। तो जब भी कोई पेशेंट फ्लोर सिटिंग करता है, जो कि हमारा ट्रेडिशन है, जैसे कि अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें या कराची में भी बहुत सारे फैमिली सिस्टम इस तरीके के नीचे बैठने का इंतज़ाम होता है, तो नीचे नहीं बैठ पाते इस तरह के पेशेंट्स, या वो चलते फिरते हैं तो उन्हें डिफ़िकल्टी होती है, जब सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं तो उनको कुछ परेशानी का सामना होता है। तो ये सबसे बड़ी वजह है। अब इसका अगर आप हल पूछना चाह रहे हैं कि फिजियोथेरेपी का क्या रोल है इस मामले के ऊपर, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, तो इसका हल ये हो सकता है कि हम देखें फिजियोथेरेपी जो है वो बेसिकली कभी भी हड्डी की फिजियोथेरेपी नहीं हो रही होती। जो उसके इर्द गिर्द पट्टे लगे हुए हैं जो कि हमें उसको हेल्प कर रहे हैं, बोन को, हमारी बॉडी को चलने फिरने में हेल्प कर रहे हैं, उनकी फिजियोथेरेपी होती है। तो हमारा रोल क्या होता है कि वो जो ऑलरेडी अफेक्टेड पार्ट या ऑलरेडी अफेक्टेड जो हमारी हड्डी है उसके ऊपर से हम अपनी बॉडी का जो वेट है उसको शिफ्ट करें, हम अपने मसल्स को इतना स्ट्रॉन्ग बना दें, किसी भी पेशेंट के मसल को इतना स्ट्रॉन्ग बना दें कि उसकी जो अफेक्टेड बोन है उसके ऊपर उसका वजन ना जाए। तो उसके लिए हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम होता है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं फिजियोथेरेपी के अंदर, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है कि हम उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताते हैं कि उन्होंने फ्लोर सिटिंग नहीं करनी, और जो है इसके अलावा वॉशरूम भी कमोड वाला यूज़ करना है। इसके अलावा जो है और भी जो भी जैसे उनकी एक्टिविटीज़ है जिससे भी उनका पेन बढ़ रहा है उसके ऊपर उन्हें कंट्रोल करना है फॉर अ टाइम बीइंग, जब तक के उनके एग्रीवेटिंग सिम्टम्स हैं। और इसके अलावा जो है अगर आप वैसी मेडिकल ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं, ये तो फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट हो गया। फिजियोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट है इट वर्क्स फिजिकली, तो हम जो फिजिकली पेशेंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, मगर इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी समटाइम्स कि आप मेडिकल भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें पेशेंट को साथ ही साथ। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, फिजिकल एक्टिविटीज़ के हवाले से अगर बात की जाए तो आप क्या समझती हैं कि कौन कौन सी ऐसी हैबिट्स यानी आदतें हैं कि जिन्हें अपनाने की फ़ौरी ज़रूरत है? जैसे अगर देखें फिजिकल एक्टिविटी में अगर हम बात करें, जैसे भी आप कमर दर्द और अभी हमने डिस्कस कर रहे थे हम उसका घुटनों का दर्द, तो एक ऑस्टियोआर्थराइटिस को जो चीज़ें मतलब कि आपकी जल्दी ले आती हैं उनमें से एक चीज़ है मोटापा भी। तो जितना भी ज़्यादा हमारे हड्डियों के ऊपर मोटापे की वजह से या कोई और एबनॉर्मल एक्टिविटी की वजह से दबाव पड़ रहा होगा उतनी जल्दी आर्थराइटिस आपको जल्दी डेवलप होगा। तो अब फिजिकल एक्टिविटीज़ में हम ये शामिल कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की, कि हम जैसे पैदल चलने कि अगर हमें थोड़ी सी भी उसकी ज़रूरत होती है, हम बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारा हो गया क्योंकि हमारे पास डेफिनेटली हमारे पास इस तरीके के व्हीकल्स आ गए हैं, कार हो गई या जो है बाइक्स हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई जिसकी वजह से हम चलना पसंद नहीं करते। ऑफिस की भी बात करें, हॉस्पिटल्स की भी बात करें, अगर हमें फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी जाना होता है तो वी यूज़ लिफ्ट। तो उसको अगर हम ख़त्म कर दें और रोज़मर्रा की चीज़ों में हम फिजिकली थोड़े से एक्टिव हो जाए, क्योंकि देखिए हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो 10, वैसे तो पॉसिबल होना चाहिए कि एटलीस्ट आप दिन में 10 मिनट निकाल के, 15 मिनट निकाल के, 20 मिनट निकाल के एक एक्सरसाइज करें, एक कुछ एक्सरसाइजेस करें। बट अगर आप वो नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट आपकी लाइफस्टाइल इतनी सेडेंटरी ना हो जो आपको प्रोवोक कर दे आपकी अदर डिजीज़ को और चीज़ों को। ठीक। तो इस वजह से ठीक। अच्छा, तो डॉक्टर साहब साथ साथ आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि क्या ये मर्ज़ यानी कमर दर्द और घुटनों का दर्द जो है वो किसी हद तक फिजियोथेरेपी के ज़रिए ठीक हो जाता है?
जी देखिए, जो हमारा उसका मैंने आपको बताया अभी घुटने के दर्द का, तो उसमें तो फिजिकल थेरेपी का जो मैंने आपको रोल बताया कि हम मसल्स को इतना एम्पावर करते हैं कि वो जो है वो ना कर सकें, मतलब कि वो हड्डी के ऊपर ज़्यादा जोर ना डालें। अगर आप कमर के दर्द की बात करें तो कमर के दर्द की जो वजूहत होती है 90% जो बैक एक होता है, या आप उससे भी ज़्यादा कह लें हमारी पॉपुलेशन के अंदर, तो ये तो यूरोपियन उनका डेटा है कि 90%, मगर हमारी पॉपुलेशन के अंदर तो मुझे ऐसा लगता है शायद 99% जो है वो हमारा पॉस्चरल इम्बैलेंस की वजह से होता है, कि हमारा पॉस्चर इतना गलत होता है। अब उसके अंदर क्या होता है कि हमारा सिटिंग पॉस्चर, जो हम एक्टिविटीज़ रोज़मर्रा करें उसमें स्पेशली हमारा सिटिंग पॉस्चर, और लेटने का हमारा अंदाज़ या जो है हमारे बैठने का अंदाज़, क्योंकि हमारी जॉब्स भी सेडेंट्री हैं, हम ज़्यादातर बैठ के काम करते हैं, या अगर कोई मजदूर है वो है तो वो वेट लिफ्टिंग कर रहे होते हैं। तो ये होता है कि हमारे प्रोफेशंस की वजह से हमें बैक एक्स हो रहे होते हैं कि हम एबनॉर्मल पॉस्चर से या तो हमने कोई वजन उठा लिया, या अगर कोई हाउस वाइफ है उनके घर में बच्चा है या वो काम कर रही हैं इस तरह का, तो कि उन्हें कुछ उठाना है हैवी वेट, तो उन्होंने गलत उससे उठा लिया तो उनके पेन स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसका फिजियोथेरेपी में बड़ा अच्छा रोल है, क्योंकि हम फिर पेशेंट को बताते हैं, क्योंकि उनके मसल्स क्या होता है, जब भी आपको बैक एक होता है तो आपके आधे मसल्स जो हैं वीक हो जाते हैं और आधे मसल्स जो हैं वो टाइट हो जाते हैं। तो जो टाइट वाले मसल्स हैं उनको आपको जो है उनकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी होती है, क्योंकि वो छोटे हो चुके होते हैं, और जो वीक मसल्स होते हैं वो वीक हो चुके होते हैं, तो उनको आपको ऐसे एक्सरसाइज करनी होती है जिनके अंदर, जिससे उनकी दोबारा से पावर उनके अंदर जनरेट हो और वो दोबारा से काम करना शुरू करें। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ साथ ये भी पूछना चाहूँगा कि मोडालिटीज़ का अक्सर तस्करा होता है फिजियोथेरेपी के हवाले से, और आजकल बहुत ज़्यादा ये मिथ भी बन चुकी है कि किसी भी पेशेंट के पास अगर जाएं तो वो कहते हैं जी आप ये बताइए कि आप मशीनों से इलाज करते हैं या नहीं करते। तो मैं ये चाहूँगा कि इन दोनों बातों को आप डिस्कस करें और हमें बताएं, हमारे नाज़रीन को भी बताएं कि मोडालिटीज़ का फिजियोथेरेपी में कितना रोल है और किस हद तक इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। देखिए, मैं तो क्योंकि रिसर्चर हूँ, जैसे कि अभी हम डिस्कस करेंगे भी रिसर्च वाला पार्ट, तो बीइंग अ रिसर्चर मुझे तो ये होता है कि अगर मैं कुछ भी अपने पेशेंट के लिए अप्लाई कर रही हूँ, इट शुड बी साइंटिफिक एंड इट शुड बी डन बिफोर इन रिसर्चेस और समथिंग लाइक दैट। बट अगर वो कुछ प्रूव नहीं हुई उसकी एफिशिएंसी या उसकी इफेक्टिवनेस, तो फिर मैं तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर डाउट करती हूँ। तो अगर मैं आपको बताऊँ कि जितनी मैंने रिसर्च पढ़ी है, चाहे वो US जो हम अल्ट्रासोनिक कर रहे होते हैं अप्लाई, या जो हम हीट पैक अप्लाई कर रहे होते हैं, चीज़ अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उसकी इफेक्टिवनेस ये है कि अगर आप प्लेसिबो देंगे और वो चीज़ें देंगे तो आई थिंक वो दोनों सेम ही होंगे। प्लेसिबो मतलब कि आपने स्विच ऑफ किया अल्ट्रासाउंड को और आप अल्ट्रासाउंड लगा रहे हैं पेशेंट को, तो उसको वही इम्पैक्ट होगा जो आप अल्ट्रासाउंड के साथ कर रहे हैं। तो ये मतलब अगर फिर भी अगर देखें, हमें तो पेशेंट को ट्रीट करना है ना, तो अगर पेशेंट अगर आपके पास आएगा, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट इस तरह के होते हैं जो कि आपके पास आके कहते हैं कि मुझे तो वहाँ वाले हॉस्पिटल में तो मुझे बांध देते थे हीटिंग पैड और मुझे उससे बड़ा आराम होता था और मुझे तो उसी से आराम आता था, आप तो जो कर रही हैं मुझे फ़ायदा ही नहीं हो रहा। तो फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ पेशेंट आप कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बट ये है कि जो है उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है साइंटिफिकली, तो वो डेफिनेटली हमारे लिए कहना, जब हम साइंटिफिक लिटरेचर पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली फिर ही हमें समझ आएगा कि कितनी उसकी इफेक्टिवनेस है। मगर अगर मैं अपनी प्रैक्टिस में बताऊं तो मैं तो हीटिंग पैड के अलावा आई रेयरली यूज़ सम, हाँ टेंस आई यूज़, क्योंकि टेंस जो है वो साइंटिफिकली बहुत इफेक्टिव भी है और प्रूवन भी है। बाकी चीज़ों में मुझे थोड़ा डाउट है, तो आई डोंट यूज़ दैट। ओके। अच्छा, साथ साथ आपसे जो है वो अगला सवाल भी करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा। तो नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मैं हूं यूनुस खान। जिंदगी में कुछ फैसले मुनासिब वक्त पे किए जाते हैं, जैसे कि मेरा ये फैसला जो मैंने सही वक्त में किया। अम्मार आइकॉन टावर, बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन रिहायशी प्रोजेक्ट अम्मार आइकॉन टावर, नॉर्थ कराची 4 के चौरंगी गुलशन कनीस फातिमा सोसाइटी में 300 फुट चौड़े मेन रोड से मुत्तसिल, जहां है दौरे जदीद के तमाम सहूलियात। आसाइश और रिहाइश साथ साथ। तामीराती काम तेजी से जारी। पहले विजिट करें, फिर फैसला करें। मेरा एतमाद अम्मार डेवलपर एंड बिल्डर्स। मैंने तो बुक करा लिया है और आपने बुकिंग सिर्फ 45,000 से और माहाना किस्त सिर्फ 12,000। अभी बुकिंग कराएं,
अमार आइकॉन टावर्स में, और मोटरसाइकिल साथ ले जाएं, वो भी बिल्कुल फ्री। बुकिंग और दीगर तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें मार्केटिंग की दुनिया का मारूफ नाम TI मार्केटिंग नेटवर्क। Cell number 0309 222 9914 0330 3587 119. Phone number 021 364 03312 and 4. वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर ज़ैनब अकील ख़ान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि ऑर्थोपेडिक पोस्ट ऑप सर्जिकल रिहैबिलिटेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये कितनी ज़रूरी है। देखिए, मैं क्योंकि एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड ऑर्थोपेडिक सिस्टम के अंदर काम करती हूँ, तो हम लोग के यहाँ रिहैबिलिटेशन उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि सर्जरी ज़रूरी है। अगर किसी की हड्डी टूटी हुई है ऑर्थोपेडिक के अंदर, हम जो डील कर रहे होते हैं ज़्यादातर ट्रोमेटिक केसेस को डील कर रहे होते हैं, तो अगर किसी की हड्डी टूटी है, अगर आप उसको फिक्सेशन जितनी ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिक्सेशन के बाद उसकी रिहैबिलिटेशन भी उतनी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कोई पेशेंट भी अगर मैं पेशेंट हूँ या कोई भी पेशेंट है, तो हम कोई भी सर्जरी इसलिए तो नहीं कराएगा कि उसका एक्सरे खूबसूरत नज़र आए या उसकी हड्डी जो है वो जुड़ जाए। अगर वो चल फिर नहीं पा रहा, या अगर उसका घुटना पूरा मुड़ नहीं पा रहा, या उसका पूरा घुटना सीधा नहीं हो पा रहा, या उसके कोनी का सर्जरी हुई और कोनी वो दोबारा से यूँ नहीं कर पा रहा, सीधा नहीं कर पा रहा, अपने हाथ से खाना नहीं खाए पा रहा, तो एवरीथिंग इज़ यूजलेस। क्योंकि आपने सर्जरी करी, आपने इतने खर्चा करा, आपने चीज़ें करी, आपने इतना सफ़र किया इतने अर्से तक, बट इफ़ यू कैन नॉट डू एनीथिंग देन इट्स ऑल यूजलेस एंड इट्स ऑल इन वेन। बट क्या होता है कि अगर आप फ़ौरन से करवा देते हैं शुरू, कोई भी सर्जन या कोई भी कंसल्टेंट, तो उसका फ़ायदा ये होता है पेशेंट को कि उनके आउटकम्स, उनकी सर्जरी के आउटकम्स इन्हेंस हो जाते हैं, इम्प्रूव्ड हो जाते हैं। कि अगर कोई पेशेंट की फिक्सेशन बहुत ज़बरदस्त है, मगर अगर वो कोई और काम नहीं कर पा रहा, कोई चीज़ नहीं कर पा रहा, अगर आप फिजियोथेरेपी के लिए रेफ़र कर देंगे तो वो एक्टिविटीज़ कर पाएंगे। अगर मसल, क्योंकि ऐसी बात है जब भी सर्जरी होती है तो सर्जन का वो मसल्स को इंसाइज करके या तोड़ के अंदर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मसल फाइबर टॉन हो जाते हैं, मसल फाइबर टूट जाते हैं, और जिसकी वजह से जो भी पट्टा होता है, जो भी मसल होता है, वो वीक हो जाता है टूटने की वजह से या चीरा लगने की वजह से। तो जब तक कि आप उसको दोबारा से रीएजुकेट नहीं करेंगे, उस मसल को दोबारा से उसको वो सिखाएंगे नहीं, उसका ब्रेन के साथ कनेक्शन दोबारा से नहीं बनवाएंगे, जो कि सिर्फ फिजियोथेरेपी से पॉसिबल है, तो जब तक आपके आउटकम्स बेहतर नहीं हो पाएंगे। और जब तक के रिहेबिलिटेशन फेज़ में ही आपका पेशेंट रहेगा और कभी भी वो उस रिकवरी तक नहीं पहुंच पाएगा जो कि उसकी एक्सपेक्टेशन होती है बीइंग अ पेशेंट, कि मैं दोबारा से वो एक्टिविटीज़ कर सकूं जो मैं सर्जरी से पहले करता था या इंजरी से पहले करता था। तो बहुत अहमियत है इसकी। और इसके अलावा अगर हम बात करें, ये तो हो गई कि मतलब सेकेंडरी बात हो गई कि बाकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे कि DVT एक कॉम्प्लिकेशन होती है। DVT होता है डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, जिसकी वजह से बंदे की डेथ भी हो सकती है ऑन बेड, कि अगर जो है आपने सर्जरी कर दी, मगर जो है अगर आपने उनको बताया हुआ नहीं है कुछ फिजिकल एक्टिविटी के बारे में, या थोड़ी बहुत फिजियोथेरेपी नहीं उनकी शुरू हुई है, तो जो है खून के क्लॉट बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो दिल में भी जा सकते हैं, लंग्स में भी जा सकते हैं, और ऑन बेड भी पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो फिजियोथेरेपी की बहुत ज़्यादा अहमियत है इस हवाले से भी। ठीक। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि होम प्रोग्राम के हवाले से अगर बात की जाए या होम गाइडलाइन के हवाले से, तो बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट आप क्या समझती हैं कि आफ्टर सेशन होम गाइडलाइन कितनी ज़रूरी है? देखिए, होम गाइडलाइन का जो वो है पर्पस होता है, वो वही होता है जो कि अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई दिल की बीमारी है या आपको कोई दिमाग की बीमारी है और आप दवा लेने गए, या आपको बुखार हुआ और आप किसी डॉक्टर के पास भी, फिजिशियन के पास आप दवा लेने गए, उसने आपको प्रिस्क्रिप्शन दे दी और आप घर चले गए, फार्मेसी पे जाकर आपने दवाएं नहीं ली और आप वापस घर चले गए इस उम्मीद के साथ कि आपने शक्ल देख ली डॉक्टर की और अब आप सही हो जाएंगे। तो ये वैसे ही कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए और आपने घर आके वो एक्सरसाइजेस फॉलो नहीं की और आपने वो चीज़ नहीं की, तो आप की कोई इंप्रूवमेंट आपको फील नहीं होगी। फिर लोग कहते हैं कि फिजियोथेरेपी जो है वो का कोई असर नहीं है, या फिजियोथेरेपी तो उससे हम ठीक ही नहीं हो रहे। तो इसलिए ठीक नहीं हो रही क्योंकि आपने घर जाके वो किया ही नहीं जो आपको बताया गया था। तो मैं तो पहले ही, जब मैं सेशन लेती हूँ तो मैं तो पहले ही कह देती हूँ कि अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो आप मुझसे ट्रीटमेंट लें, अदरवाइज़ अगर आप फॉलो नहीं कर सकते होम प्रोग्राम तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना आने का भी, क्योंकि आप सिर्फ अपना पैसा ज़ाया करेंगे आगे और कुछ नहीं। सही बात। ठीक। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि रिसर्च के हवाले से अगर बात की जाए और ख़ास तौर पर फिजियोथेरेपी में, तो आप क्या समझती हैं कि रिसर्च का शोबा फिजियोथेरेपी में कितनी तरक्की कर चुका है? इस हवाले से आपका तज्जिया क्या कहता है, और एज फिज़िकल थेरेपिस्ट रिसर्च क्यों ज़रूरी है?
देखिए रिसर्च जो है बेसिकली हर ही सिर्फ फिजियोथेरेपी में नहीं, हर मेडिकल फील्ड और मेडिकल से बाहर भी जितनी फील्ड है, मगर क्योंकि हमारा ताल्लुक मेडिकल फील्ड से है तो हम ज़्यादा उसकी बात करेंगे, तो उसमें रिसर्च की बड़ी अहमियत है कि अगर रिसर्च का जो पर्पस होता है वो बेसिकली ये होता है कि आप जो हैं कोई भी नया तरीक़ाकार जो इलाज का या किसी भी मर्ज़ को तशख़ीस करने का, जो भी आपके जहन में, क्योंकि देखिए हर वक्त कोई भी चीज़ नॉलेज है वो इवॉल्व हो रही है। नॉलेज कोई ऐसी तो चीज़ नहीं है ना कि जो एक किताब में लिखी हुई आप उस किताब को रटते रहें और आप पढ़ते रहें और आप जो है वो बहुत ही एक अच्छे प्रोफेशनल बन जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर दिन हम, जैसे अब कोरोना वायरस आया हुआ है तो उसके ऊपर हर दिन 500 पब्लिकेशंस होती हैं, 500 पब्लिकेशंस होती हैं जो कि इंटरनेशनल जर्नल में हर रोज़ छप रही हैं। तो आप सोचें कितनी नॉलेज कितनी ज़्यादा इवॉल्व हो रही है हर रोज़ ना। तो इसी तरीके से ऑर्थोपेडिक सर्जरी भी है, इसी तरीके से फिजियोथेरेपी भी, इसी तरीके से कोई जनरल फिजिशियन की भी जो फील्ड है वो भी इसी तरीके से। तो हर दिन अगर हम इसको अगर हम नहीं पढ़ेंगे या अगर हम रिसर्च नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। जो क्वेश्चंस हमारे माइंड में हैं वो सारी ज़िंदगी हमारे माइंड में ही रहेंगे और हम कभी भी उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते क्लिनिकली, जब तक कि हम प्रूव ना कर दें उस चीज़ को रिसर्च में। अगर आप कर रहे हैं तो फिर तो वो वही हो गया जैसे कि हम पुराने ज़माने में टोटके करते थे, तो वो तो आपका ट्रीटमेंट टोटका हो गया कि अगर आप उसके अंदर साइंटिफिक कोई एविडेंस आपके पास मौजूद नहीं है। ठीक। अच्छा, साथ ही साथ मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि नॉर्मली जैसे कि इस वक्त आप देख रही हैं पेंडेमिक सूरत हाल की वजह से पाकिस्तानी अवाम का, यानी हमारी अवाम का आप रद्द-ए-अमल क्या देखती हैं कि जैसा कि आप देख रही हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कोविड वैक्सीन भी जो है वो ऐन मुमकिन है कि आने वाले कुछ अरसे में दस्तयाब भी हो जाएगी, लेकिन कोविड के हवाले से अवामी रद्द-ए-अमल क्या देख रही हैं आप? देखिए अभी हमने बिल्कुल एक रिसर्च करी है, अभी बिल्कुल ही कुछ दिन पहले ही कंडक्ट करी है और अभी ही वो कंप्लीट हुआ है उसका डेटा कलेक्शन और सब कुछ। तो इंशाल्लाह हम वो पब्लिश भी करा रहे हैं बहुत जल्द। तो उसके अंदर हमने ये देखा है कि हमने लोगों से उनके एटीट्यूड पूछे कि जब वो वैक्सीन आ जाएगी पाकिस्तानी पॉपुलेशन में या जब वैक्सीन तक हम पहुँच जाएंगे तो फिर लोगों का क्या रद्द-ए-अमल होगा और वो उसको, क्योंकि देखिए हमारा मुल्क अनफॉर्चुनेटली उन 3 मुल्कों में आता है जिनके अंदर अभी तक हम पोलियो का खात्मा नहीं कर पाए। एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ वन रीज़न जो होगा, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न है, दिस इज़ वैक्सीन हेजिटेंसी। हम लोग पोलियो वैक्सीन नहीं करते क्योंकि हम समझते हैं कि शायद गवर्नमेंट ने साजिश करी हुई है या यहूदियों की साजिश है, हम बच्चों को पिलाएंगे बच्चे हमारे माजूर हो जाएंगे। ये नहीं समझते कि पोलियो से भी तो माजूर ही हो जाएंगे, तो वैक्सीन दे के माजूरी ले लो। मतलब बिल्कुल ये बड़ी दुख की रग है, बड़ी वो है कि हम लोग नहीं चीज़ों को समझ पा रहे होते। तो अगर वैक्सीन इसकी आ जाएगी तो फिर भी हमारे पास और बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से भी लोग कतराते हैं किसी भी वैक्सीन को लेते हुए या कोई भी चीज़ इस तरीके की अवेल करते हुए, क्योंकि हमारी अनफॉर्चुनेटली उस तरह का सिस्टम नहीं जैसे बाहर है। हमारे पास हेल्थ केयर सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं अवेलेबल। तो अब क्या होता है कि अगर वैक्सीन के हमने मालूम करा लोगों से उनका पॉइंट ऑफ व्यू और साइंटिफिकली बड़ा उनको एनालाइज करा, तो हमारे पास जो रिजल्ट आए वो ये आए कि 70% ऑफ द पॉपुलेशन हमारी वैक्सीन करवाएगी। उन्होंने येस बोला वैक्सीन में, और जिन्होंने नो बोला उनके जो सबसे बड़े रीजंस थे वो फाइनेंशियल इश्यूज़ थे। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि जैसे ही वैक्सीन आएगी, जो कि उनका कहना बिल्कुल ठीक था कि जैसे वैक्सीन आएगी हमें पता है कि उसके प्राइस जो है बहुत ज़्यादा हाई होंगे और जो है डेफिनेटली इट बिकम अ बिजनेस फॉर अ टाइम पीरियड, जैसे कि मास्क और सैनिटाइजर में बिल्कुल। और फिर जो है क्या होगा कि हम अगर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी तो हाँ हम करेंगे, अदरवाइज हम नहीं। और दूसरी जो चीज़ थी हेजिटेंसी की वो ये थी कि हमें ऐसा लगता है कि वही साजिश वाली बात कि हमें लगता है कि, और लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन गवर्नमेंट, ये भी एक सबसे ज़्यादा जो 3 मेन रीजन थे उसके अंदर थर्ड रीज़न ये भी था कि दे कांट ट्रस्ट गवर्नमेंट कि वो जो हमें कर रही हैं कि तो पता नहीं कि साइंटिफिकली वो प्रूवन है कि नहीं है। इतनी जल्दी वैक्सीन आ गई तो कैसे आ गई, इसके ऊपर भी लोगों का बड़ा वो है कि फ्लू वैक्सीन तो पता नहीं कितने सालों में बनी थी, तो कोरोना भी तो वैक्सीन वो जो है फ्लू जैसा इतनी जल्दी क्यों बन गई, और उसका वजह भी मैं आपको बता दूँ। उसकी वजह ये है कि जब फ्लू की वैक्सीन बनी थी तो हमारी टेक्नोलॉजी बहुत पीछे थी उस टाइम, हमारी मेडिकल फील्ड ने बड़ी कम तरक्की की हुई थी और हमारी रिसर्च बड़ी पुअर थी उस टाइम। अगर आज का हम दौर देखें तो इट्स मोर साइंटिफिक एंड इट्स मोर टेक्निकल दौर, तो इसके अंदर जो है इस वजह से ज़्यादा जल्दी बन गई। तो डोंट कंफ्यूज विद दिस। ठीक। अच्छा, साथ साथ देखें यकीनन आपको भी ये बात जो है वो पता होगी कि असातिज़ा का हम तज़किरा अक्सर औक़ात करते हैं, तो आप अपने असातिज़ा के मुतालिक क्या कहना चाहेंगी? आई थिंक मैंने जितना भी थोड़ा कुछ मैंने ग्रेजुएट किए हुए मुझे 3 इयर्स हो गए और इसमें
अल्लाह का करम है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है मेरी ज़ात के ऊपर कि 3 इयर्स के हिसाब से आई थिंक आई हैव डन अ लॉट एंड आई हैव एक्सपीरियंस सो मैनी थिंग्स दैट एनी वन ऑफ माई एज डिडंट हैव सच एक्सपीरियंसेस। तो मगर ये है कि उसकी वजह ये है कि सबसे पहले तो आई थिंक पेरेंट्स, क्योंकि जिन्होंने पेरेंट्स होते हैं जिन्होंने हमें सब कुछ दिया होता है, जो हमें दुनिया में लाए। और पेरेंट्स के बाद अगर कोई मेरी लाइफ में अगर किसी की बहुत ज़्यादा अहमियत है, या अगर मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ भी हूँ तो अगर किसी की वजह से तो हूँ, तो वो मेरे टीचर्स हैं, मेरे उस्ताद कराम हैं, जिनकी वजह से मैंने कुछ भी अचीव किया या कुछ भी किया। और मैं उन खुश नसीबों में से हूँ, उन चंद खुश नसीबों में से हूँ जिन्हें पाकिस्तान में भी बड़े अच्छे टीचर्स मिले जो बहुत सपोर्टिव और बहुत अच्छे रहे। कि अगर मैं बात करूँ अपने स्कूल की भी, तो फिर भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिला हमेशा अपने टीचर्स की तरफ से, और दे आर वेरी इनकरेजिंग इन डिफरेंट एस्पेक्ट में मुझे बड़ी हेल्प मिली। इसके अलावा जो है, जब हमारी कोचिंग लाइफ में भी मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले जिन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंस मेरा बूस्ट किया। और जब मैंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की, तो हमारे जो 5 इयर्स का मैंने प्रोग्राम किया फिजियोथेरेपी के अंदर, तो उसके अंदर भी बहुत टीचर्स की तरफ से सपोर्ट रही। अगर मैं रिसर्चर भी हूँ तो उसी वजह से ही, क्योंकि मुझे रिसर्च के हमारे बेसिक्स इतने अच्छे पढ़ाए गए और इतनी अच्छी चीज़ें हमें प्रोवाइड की गई कि मुझे उस तरफ इंटरेस्ट मेरा आया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इसी शोबे का इंतखाब क्यों किया? इस शोबे का इंतखाब इसलिए किया, एक तो मेरे देंगे 2 शोबे, एक तो बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट और एक एज अ रिसर्चर। तो बीइंग अ रिसर्चर तो मैं बहुत पैशनेट हूँ और मेरी बहुत ज़्यादा मुझे शौक़ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते, या हम जो हमारी नेशनल हैबिट बनी हुई है कि हम सिर्फ रटते हैं चीज़ों को और ख़त्म कर देते हैं, या हम बस वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ तक HEC की पॉलिसी है कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएँ या हम प्रोफेसर बन जाएँ। मगर रिसर्च एक ऐसी चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है हर दिन कि आप अच्छा सोचें, आप कुछ पढ़ें, कुछ लिखें। और बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट ऐसा है कि मुझे पेशेंट के साथ इंटरेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई भी दर्द में है और हम उनको हेल्प करें और उनको जो है हम किसी तरीके से उनकी ज़िंदगी को इम्प्रूव कर दें, तो आई थिंक इससे बड़ा ब्लेसिंग और कोई हो नहीं सकती। ठीक। अच्छा ज़ैनब, इस वक्त चूँकि हम प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि कोई ख़ास पैगाम जो आप हमारे नाज़रीन को देना चाहें। आई थिंक ख़ास पैगाम बस यही है कि आजकल का जो अभी हमारा चल रहा है कोरोना, तो इसके हवाले से बस आप सब अपने आप को बहुत ज़्यादा महफूज रखें। और SOPs, क्योंकि अभी देखने में आ रहा है कि सेकेंड वेव में हमने SOPs को फॉलो करना छोड़ दिया, तो आई थिंक उनको ज़रूर लाजमी फॉलो करें। और इसके अलावा जैसे कि हमने बात करी कि बीमारियों से हम किस तरह बच सकते हैं, तो अपनी लाइफ को सेडेंटरी ना बनाएं, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पे थोड़ा सा हमें तवज्जो देनी चाहिए कि हम फ़िज़िकल एक्टिव रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, ताकि हम एक इस माशरे का एक यूज़फुल पार्ट बन सकें रादर दैन कि हम एक बर्डन बन जाएँ। ज़ैनब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने मसरूफ़ियत में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। एक बार फिर इंतहाई मशकूर, इंतहाई ममनून कि आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच। जी हाँ नाज़रीन, ये थी डॉक्टर ज़ैनब अकील ख़ान, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट एंड रिसर्च लीड AO हॉस्पिटल कराची। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और साथ एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारा हर नया नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपने मेज़बान यासिर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।